एक बार फिर विक्रम उस वृक्ष के निकट आए। बेताल के बार बार भागने पर हालांकि विक्रम को काफी क्रोध आता था, किंतु उस योगी ने उन्हें पहले ही समझा रखा था कि वह बेताल सीधा सीधा यहाँ नहीं आएगा, वह लाख अड़चने डालेगा, मगर तुम्हें बहला फुसलाकर हर हालत में उसे यहाँ लेकर आना है। अतः क्रोधित होने के बावजूद विक्रम अपने निर्णय पर अडिग थे। बेताल मुर्दा बना लटका था। राजा विक्रम ने उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया। बेताल बोला, राजा विक्रम, मैं जानता था कि तुम आओगे। उस योगी को भी बहुत जरूरत है। और वह हंसने लगा। तुम हंसते क्यों हो? विक्रम ने पूछा। हे राजा विक्रम, बेताल बोला, मुझे हंसी इस बात पर आ रही है कि विद्वान भी कभी कभी समय को नहीं पहचान पाते। तुम्हारा मतलब क्या है? सुनो, मैं एक कहानी सुनाता हूँ। बेताल बोला। कलिंग देश में जयंत नामक एक व्यापारी रहता था। जयवंत नाम का एक उसका रूपवान पुत्र था। वह पिता के कहे अनुसार व्यापार करने एक देश से दूसरे देश आया जाया करता था। एक समय की बात है कि वह गांधार देश में व्यापार करने गया। राज दरबार में जाकर उसने राजा को अनमोल सामान दिखलाया। तब राजा ने उसे अंतःपुर में जाकर राजकुमारी को वह सामान दिखाने के लिए आमंत्रित किया। जयवंत अंतःपुर में गया। अंतःपुर में जाना उसके लिए नई बात न थी। प्रायः वह दूसरे राज्यों में भी अंतःपुर में चला जाया करता था। वहाँ से वह अच्छा व्यापार कर आता था। वह कड़े पहरे में गांधार देश में अंतःपुर में लाया गया। जयवंत ने राजमाता को सामान दिखलाना शुरू कर दिया। हे राजा विक्रम, इसी समय वहाँ राजकुमारी चंद्रप्रभा आ गई। उसे देखकर जयवंत अवाक रह गया। वह अनेक देशों के अंतःपुर में गया था, पर उसने ऐसी सुंदरी आज तक नहीं देखी थी। वह उस पर मोहित हो गया। वह भी किसी राजकुमार से कम नहीं था, अतः राजकुमारी भी उस पर मोहित हो गई। दोनों ओर से नैनों के बाण चले और दोनों ही घायल हो गए। खैर, अंतःपुर से व्यापार कर जयवंत जैसे तैसे बाहर आ गया। बाहर आकर वह चंद्रप्रभा के वियोग में बुरी तरह छटपटाने लगा। राजकुमारी चंद्रप्रभा की मोहनी सूरत वह भुला ना पा रहा था। जयवंत का यह हाल हो गया कि व्यापार उसे फूटी आंख न सुहाया करती। वह सब कुछ त्याग कर इसी उधेड़ बनू में पड़ गया कि राजकुमारी के एक बार फिर दर्शन कैसे हो। अतः अंतःपुर में सख्त पहरा होने के कारण वह वहां जा भी नहीं सकता था। अंतःपुर की ऐसी व्यवस्था थी कि वहां पक्षी तक पर न मार सकते थे। राजा के मंदिर और बगीचे के वह 2500 चक्कर काटने लगा कि शायद किसी प्रकार राजकुमारी की एक झलक मिल जाए, किंतु वह हर बार निराश होकर लौटता था। अपने मन का हाल भी वह किसी से नहीं कह सकता था। उसके साथी, सहायक, सेवक सब हैरान थे कि जयवंत को क्या हुआ है, क्यों वह दीवानों की सी हरकतें कर रहे हैं। उन्होंने यह भी प्रयास किया कि जयवंत को वापस उसके घर ले जाया जाए। जयवंत ने वहां से जाने से इनकार कर दिया। तब सहायक उसके पिता को सूचना देने चला गया। बाकी उसकी देखभाल के लिए रह गए। जयवंत रात दिन ठंडी आहें भरता। उसका हाल आशिकों जैसा हो गया था। उसका पड़ाव नगर के प्रवेश द्वार के पास ही था। अपने डेरे में पड़ा पड़ा वह बस एक ही बात सोचता रहता कि किसी प्रकार राजकुमारी चंद्रप्रभा की एक झलक मिल जाए, किसी प्रकार उससे मिलन हो जाए। वह गुमसुम सा बैठा रहता था। उसकी दशा पागलों के समान हो गई थी। इस दशा को देखकर उसके संग के सभी अब परेशान हो उठे थे। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या है। भाग्य या समय का चक्र देखो। राजा विक्रम उस समय उस स्थान पर कामरू कामाक्षा से तंत्र सीखकर भूतदेव नामक तांत्रिक आया था। जयवंत का एक सेवक तांत्रिक की ख्याति सुनकर उसके पास गया और जयवंत की दशा का बयान किया। वह तांत्रिक जयवंत को देखने आया और अपनी मंत्र बल से वह उसकी वास्तविकता को समझ गया। उसने स्पष्ट कह दिया कि यह राजकुमारी
चंद्रप्रभा से मिलने के लिए व्याकुल है। यह सुनते ही जयवंत में जैसे नई चेतना आ गई। हाँ, तुम ठीक कहते हो, मैं किसी भी सूरत में उससे मिलना चाहता हूँ। मैं मिला दूंगा, इसका भी समाधान मेरे पास है, तांत्रिक ने कहा। और देखते ही देखते उसने स्वयं एक बूढ़े का रूप धारण कर लिया। फिर जयवंत को उसने ताबीज़ देकर लड़की का रूप धारण कराया और उस राजा के पास जा पहुँचे। राजमहल में जाकर उसने निवेदन किया, हे राजन, आप बड़े दयालु, धर्मात्मा व नीतिवान हैं। मैं एक ब्राह्मण हूँ, मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। यह मेरी पुत्री है, तीर्थ यात्रा ना कर सकेगी, अतः आप पर पूरा विश्वास करके मैं इसे आपके संरक्षण में छोड़कर जा रहा हूँ। आपका बड़ा पुण्य होगा, जब मैं वापस आऊँगा तो इसे अपने साथ ले जाऊँगा। राजा ने तांत्रिक की बात मान ली। उसने युवती रूपधारी जयवंत को अंतःपुर में राजकुमारी चंद्रप्रभा के पास भेज दिया। तांत्रिक ने जयवंत से कहा, 1 सप्ताह में वह आ जाएगा, तब तक वह राजकुमारी का सुख पाले, फिर देखा जाएगा। अंतःपुर में राजकुमारी चंद्रप्रभा ने उसे अपनी सहेली बना लिया। जब रात आई और दोनों एकांत हो गए तो जयवंत अपने असली रूप में आ गया। राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुई। दोनों ने खूब सुख भोग किया। इस प्रकार दोनों का प्रेम व्यापार चलता रहा। किसी को कुछ भी पता न चला। कब 1 सप्ताह गुजर गया पता न चला। 1 सप्ताह बाद तांत्रिक आ गया। जयवंत ने गिड़गिड़ाकर उससे प्रार्थना की कि किसी प्रकार वह 1 सप्ताह और रुक जाए। तांत्रिक मान गया। हे राजा विक्रम, इसी बीच मंत्री का लड़का जयवंत के उस युवती के रूप पर मुग्ध हो गया। वह उसके वियोग में तड़पने लगा। उसके पिता को जब यह ज्ञात हुआ तो उसने राजा से निवेदन किया कि युवती जयंत से उसका विवाह करा दिया जाए। राजा ने तांत्रिक के आने तक रुक जाने के लिए कहा। 1 सप्ताह समाप्त हो गया। तांत्रिक आ गया। तब राजा ने उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा। तांत्रिक ने कहा, राजन, मैं कन्या से पूछकर बताऊंगा। युवती रूपी जयवंत सामने आया तो उसने विवाह करने से इनकार कर दिया। तांत्रिक जयवंत के साथ राजमहल से बाहर आ गया। बाहर आकर जयवंत ने तांत्रिक को बताया कि राजकुमारी गर्भवती हो गई। इस पर तांत्रिक ने बड़ी प्रसन्नता जाहिर की और उसे बताया कि इसी आधार पर वह राजकुमारी से विवाह कर सकता है। जयवंत निश्चिंत हो गया। तांत्रिक चला गया। वह तब जयवंत राजा के पास गया और उसने चंद्रप्रभा को मांगा तो राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया। वह मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, जयवंत ने बतलाया। राजा ने फिर भी उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। वह बहुत निराश हो गया। राजा ने चंद्रप्रभा से पूछा तो उसने सब कुछ बतला दिया। इसके बावजूद राजा ने जयवंत का प्रस्ताव ठुकरा दिया। इस इनकार के कारण जयवंत को बड़ा सदमा लगा और उसने आत्महत्या कर ली। हे राजा विक्रम, अब तुम निर्णय करो कि इसका पाप राजा को पड़ा या नहीं। क्या राजा दंड का भागी नहीं बनता? विक्रम कुछ देर सोचने के बाद बोले, नहीं, राजा ने एकदम सही काम किया है। बेताल ने पूछा, वह कैसे? सुनो बेताल, सच वही है जो दुनिया के सामने आता है। चोरी छुपे किए जाने वाला काम सच नहीं कहलाता। इस कारण राजा का इनकार करना ठीक था। फिर जयवंत ने आत्महत्या क्यों की? वह स्वयं दोषी माना जाएगा। मंत्री का बेटा भी तो जयवंत के स्त्री रूप पर मोहित हो गया था। उसने आत्महत्या क्यों नहीं की? वह तो जीवित है। मेरा यही न्याय है कि जग जाने सो साचा, बाकी झूठा। बेताल बोला, तुम ठीक कहते हो राजा विक्रम। और वह अट्टहास करता हुआ भाग खड़ा हुआ। विक्रम फिर उसके पास लपक गया और कुछ देर बाद ही उसे फिर से अपने कंधे पर लाद कर चल पड़े। विक्रम की यात्रा फिर शुरू हो गई। बेताल बोला, राजा विक्रम, इस प्रकार वह मर गया। जब राजकुमारी को इसका पता चला तो वह दुखी हो गई। ठीक समय उसने जयवंत के पुत्र को उत्पन्न किया। राजा ने उस पुत्र को धाय को दान कर दिया और वह राजकुमारी का विवाह करने के फेर में पड़ गया। राजकुमारी सुंदर थी ही। एक राजकुमार सहमत हो गया। उसने राजकुमारी से विवाह कर लिया। दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। कुछ समय बाद
राजकुमारी का वह पुत्र बड़ा हो गया। वह राजकुमारी से मिलने आया, पर राजकुमारी ने उसे पुत्र मानने से इनकार कर दिया। वह बेचारा चुपचाप लौट गया। राजा विक्रम, अब तुम ही बताओ कि यह माँ का कैसा रूप है? क्या यह पाप नहीं है? विक्रम कुछ न बोले। जवाब दो राजा विक्रम। देखो बेताल, वह राजकुमारी का अवैध पुत्र था। वह उसे कैसे स्वीकार कर सकती थी? दुनिया में कैसे कहती कि वह उसका बेटा है? पर माँ का यह व्यवहार? राजा विक्रम हंसकर बोले, बेताल, स्त्री का चरित्र जानना बहुत मुश्किल है। इस बात को तो मानते हो? हाँ, क्या यह प्रिय चरित्र है? हाँ बेताल। बेताल बोला, राजा विक्रम, इस तरह तो तुम सारी नारी जाति का अपमान कर रहे हो। और वह कंधे से उछलकर भाग खड़ा हुआ। राजा विक्रम बहुत प्रयास करके भी उसे रोक न सके। बेताल तीर के समान भाग गया। राजा विक्रम देखते रह गए। उन्होंने सोचा, बेताल को किसी प्रकार साधु के पास तक ले ही जाना है। वह हिम्मत हारने वाले न थे। मन ही मन बहुत क्रोध आ रहा था, पर उन्होंने अपना क्रोध दबा रखा था। उन्हें अपना काम बनाना था। भयानक रास्ता पार करते हुए वह वापस लौटा। उस वक्त वातावरण और भी भयानक हो गया था। फिर तलवार और बाहुबल पर भी भरोसा था। वह बढ़ते गए, उसी स्थान पर आ गए जहाँ बेताल लटका था। एक बार फिर वह उसी वृक्ष से उतारकर अपने कंधों पर लादने का यत्न करने लगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।